हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम लोग बातचीत करेंगे भारत की संसद के द्वारा पारित एक नए अधिनियम फॉरेनर्स एक्ट 2025 जो कि 2 अप्रैल 2025 को संसद द्वारा पारित किया गया और 4 अप्रैल 2025 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपनी स्वीकृति प्रदान की और उसके साथ ही यह कानून बन गया। यह कानून 1 सितंबर 2025 से लागू हो गया है। इस कानून ने जो 4 कानून पहले से विद्यमान थे उनको रिप्लेस किया है। ये जो कानून रिप्लेस किए गए हैं वे हैं पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, द फॉरेनर्स एक्ट 1940 और द इमिग्रेशन एक्ट 2000। इस एक्ट के माध्यम से भारत में आने वाले विदेशी नागरिकों संबंधित जो नियम और आदेश थे उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन लाया गया है और अब उनके भारत में आने, ठहरने और वापस जाने के संबंध में जो नियम बनाए गए हैं वे उसको एक तरह से पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन किया गया है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस कानून को लाने की क्या आवश्यकता पड़ी, इसके क्या प्रावधान हैं और इसमें किस तरह के विदेशी नागरिकों को भारत में आने, रहने और वापस जाने से संबंध में छूट दी गई है। और फिर हम लोग ये भी जानेंगे कि इसमें नया क्या है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपना कमेंट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग ये जानेंगे कि भारत में एक नए विदेशी अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहला जो इसका महत्वपूर्ण कारण यह था कि जो भी इंडिपेंडेंस पीरियड के जो भी कानून थे और लीगल फ्रेमवर्क जो उसके आधार पर बना था वह एक जगह व्यवस्थित रूप से नहीं था, वह फ्रैगमेंटेड था, कॉम्प्लिकेटेड था और इसके कारण जो है उसकी जो व्याख्या की जाती थी वह कई बार स्पष्ट नहीं होती थी। 4 जो अलग अलग कानून थे वह 1920, 1939, 1946 और 2000 में पारित किए गए थे और यह कभी कभी भ्रम की स्थिति पैदा करते थे। उसी प्रकार से जो इन कानून के माध्यम से जो छूट सर्टेन कैटेगरीज ऑफ फॉरेनर्स को दी जा रही थी, जैसे कि जो तिब्बतन रिफ्यूजी भारत में रह रहे थे या श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजी जो भारत में थे या फिर भारत में नेपाल और भूटान के नागरिक आ रहे थे, वे उनसे संबंधित जो छूट थे वो एक जगह व्यवस्थित रूप से नहीं थे, वे स्कैटर्ड थे कई जगहों पे और इनसे संबंधित जो भी आदेश, सरकारी आदेश थे वह कई प्रकार के थे। आदेश जो हैं कई बार लोकल जो अथॉरिटीज थे उनके पास विद्यमान भी नहीं होती थी और यह स्पष्ट भी नहीं थी उतनी। इसलिए एक नए फॉरेनर्स एक्ट की जरूरत थी और जिसे कि इंडियन पार्लियामेंट ने 2 अप्रैल 2025 को पारित किया और 4 अप्रैल 2025 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपनी स्वीकृति प्रदान की और 1 सितंबर 2025 से यह कानून प्रभाव में आ गया है। हम लोग ये जानते हैं कि इस कानून की क्या विशेषताएं हैं। पहला, जो भी विदेशी नागरिक भारत आएगा उसके लिए आवश्यक है कि उसके पास वैलिड पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट हो। हालांकि इसकी जरूरत जो स्पेसिफाइड फॉरेनर को की छूट दी जा रही है उनके लिए है लागू नहीं होगा। दूसरा, यह कानून ऐसे इमिग्रेशन पोस्ट की सूची बनाता है जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण एयरपोर्ट, बंदरगाह, लैंड बॉर्डर पोस्ट, रेल पोस्ट हैं उनको सम्मिलित किया गया है और जिनके माध्यम से फॉरेनर्स वैध रूप से भारत में प्रवेश कर सकते हैं और भारत से वापस जा सकते हैं, उसकी एक सूची बनाता है। तीसरा, जो भी अधिकारी नोटिफाइड इमिग्रेशन पोस्ट में तैनात होंगे उनका पावर अंतिम होगा, उनका जो भी निर्णय होगा वह अंतिम होगा जहां तक विदेशी नागरिकों के भारत में प्रवेश करने, वापस जाने या उनकी एडमिसिबिलिटी से संबंधित हो। इस इमिग्रेशन पोस्ट के पास यह भी अधिकार होगा कि वह फॉरेनर्स की एंट्री को वैलिडेट करे या
उनकी एंट्री को रिफ्यूज करे या उन्हें वापस जाने से रोके यदि कोई इस तरह का राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा पैदा होता है तब। चौथा, जितने भी विदेशी नागरिक भारत आ रहे हों उनको डेजिग्नेटेड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के समक्ष अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और ये अथॉरिटी जो लोकल स्तर पर होंगे वे डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो सकते हैं या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को लोकल सिविल अथॉरिटी के रूप में डिजिग्नेट किया गया है, जो कि फॉरेनर्स के इमिग्रेशन को रेगुलेट करेंगे। इसी प्रकार से इसमें यह भी प्रावधान, इस कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि एक फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का एक नेटवर्क बनाया जाएगा जिसके पास स्पेसिफिक रीजन से संबंधित पावर होगा। पांचवा, हॉस्टल्स, होटल्स, पेइंग गेस्ट होम और धार्मिक जो संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाएं से अपेक्षा की गई है कि वे फॉरेनर से संबंधित सारे दस्तावेज कलेक्ट करेंगे, विदेशी नागरिकों के हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे या उनके थंब इम्प्रेशन प्राप्त करेंगे और प्रतिदिन एक फॉर्म भर करके इलेक्ट्रॉनिकली 24 घंटे के अंदर अथॉरिटीज को भेजेंगे और यह वैसे फॉरेनर्स जो भारत में आ रहे हैं या फिर भारत से वापस जा रहे हैं उनसे संबंधित सूचना इन्हें लोकल सिविल अथॉरिटी को देनी है। यह प्रावधान ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड जिनके पास है उनके लिए भी यह कानून लागू रहेगा। छठा, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल से अपेक्षा की गई है कि वे रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को नोटिफाई करेंगे यदि कोई फॉरेनर्स को वे अपने यहाँ एडमिट करते हैं। यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स जैसे यह भी अपेक्षा की गई है ऐसे किसी भी फॉरेनर यहाँ का जन्म होता है या मृत्यु होती है तो 7 दिन के अंदर वे का नोटिफिकेशन लोकल सिविल अथॉरिटी को देंगे। सिविल अथॉरिटी के पास यह भी पावर होगा कि वह ऐसे जगहों को के ऊपर नियंत्रण करे या उनकी गतिविधियों को सीमित करे या उसे उन जगहों को पूरी तरह से बंद कर दे जहाँ की फॉरेनर्स आया करते हैं और यदि कुछ ऐसी सुरक्षा या कानून से संबंधित या पब्लिक ऑर्डर से संबंधित कुछ चिंताएं होती हैं, इस तरह के आदेश तब भी जारी किए जा सकते हैं यदि विदेशी नागरिक अपराधी होता हो या का संबंध किसी अवैध संघ के साथ जुड़ा हुआ हो या वह उसका प्रेजेंस भारत में किसी अन्य कारण से भी अनडिजायरेबल हो तो इस तरह के ऑर्डर को पास किया जा सकता है। जो लोग इस तरह की प्रीमाइसेस की देख रेख कर रहे हों या जिनके पास इसका मालिकाना हक है वे अपने प्रीमाइसेस के ऑपरेशन को किसी और दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते हैं बिना अनुमति के। फिर यह कानून यह भी प्रावधान करता है कि प्रोटेक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड जगहों पर फॉरेनर्स को अगर जाना हो तो उन्हें स्पेशल परमिट की आवश्यकता होगी जिसके लिए वे आवेदन डिजिग्नेटेड ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। अब कुछ सर्टेन क्लासेज ऑफ फॉरेन नेशनल्स को छूट भी दी गई है इस कानून के अंतर्गत। इसमें सबसे पहले नेपाल और भूटान के वैसे नागरिक जो भारत में डिजिग्नेटेड लैंड या एयर बॉर्डर से आ रहे हों और या उनके पास वैलिड पासपोर्ट हो हवाई क्षेत्र से भारत के अन्य जगहों पर आने का, तो ऐसे लोग अगर भारत आते हैं नेपाल और भूटान से तो उन्हें छूट प्रदान की गई है। लेकिन नेपाल और भूटान के वे नागरिक जो चीन, मकाओ, हांगकांग और पाकिस्तान से आ रहे हों उनको इस प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। फिर स्वतंत्र शरणार्थी जो कि विशेष एंट्री परमिट के माध्यम से भारत में रह रहे हैं और जिन्होंने 1959 और मई 2003 के बीच में भारत में प्रवेश किया है उनको इस कानून के माध्यम से छूट प्रदान की गई है। और इसके बाद भी अगर लोग तिब्बत के शरणार्थी आए हों तो अगर वे डिजिग्नेटेड पोस्ट से आए हैं तो उन्हें भी छूट का लाभ
दिया जाना है। लेकिन जो लोग 2003 के बाद आए हैं और डिजिग्नेटेड पोस्ट के माध्यम से आए हैं, उन्हें भी अपना पंजीयन लोकल अथॉरिटी के समक्ष कराना होगा और उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। फिर वैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी के शरणार्थी जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भाग करके भारत आए हैं, क्योंकि उनका धार्मिक आधार पर उत्पीड़न किया जा रहा था, तो उन्हें भी भारत में आने की छूट है। लेकिन ऐसे नागरिकों को भारत में 31 दिसंबर 2000 तक जो लोग आए हैं उनको ही इस छूट का लाभ मिलेगा। और ऐसे नागरिकों के पास यदि वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी उन्हें इसका छूट मिलेगा, या अगर उनके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट है लेकिन वह एक्सपायर कर गया है तब भी उनको इस कानून के माध्यम से भारत में रहने का छूट मिलेगा। फिर वैसे श्रीलंकन तमिल नेशनल जिनका पंजीयन भारत में रहने के लिए 9 जनवरी 2015 तक हुआ है, वे भी इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट जिनके पास है, कुछ ऐसे देशों का अगर विदेशी नागरिकों के पास डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट है और जहां की वीजा रिक्वायरमेंट को में छूट दी गई है या ढील दी गई है इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के तहत, तो उन्हें भी इस कानून के माध्यम से छूट दी गई है। और वैसे नागरिक जो एलिजिबल वीजा के माध्यम से दूसरे देशों से भारत में वीजा ऑन अराइवल के तहत स्पेसिफिक पोर्ट्स में आए हैं, तो उनको भी इस कानून के माध्यम से छूट प्रदान की गई है। इस कानून के द्वारा जो नयापन लाया गया है वह भी उसका भी उल्लेख करना आवश्यक है। तो पहला तो यह है कि डिजिटल नोटिफिकेशन जो पोर्टल और मोबाइल मैप के माध्यम से किया जाना है वह एक इनोवेशन है, और मोबाइल ऐप से और पोर्टल के माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन किया जाना है अकोमोडेशन प्रोवाइडर के लिए, हॉस्पिटल के लिए और यूनिवर्सिटीज के लिए, से यह अपेक्षा की गई है कि वे एक डेटाबेस मेंटेन करेंगे ताकि पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट और सिटीजनशिप से संबंधित निर्णय लेने में सहायक हो सके। वैसे विदेशी नागरिक जो भारत में ओवर स्टे कर रहे हों या जिनके पास रजिस्ट्रेशन ना हो या फिर वीजा के शर्तों का उल्लंघन कर रहे हों, सुरक्षित प्रोटेक्टेड एरिया में जा रहे हों, एरिया में बिना अनुमति के जा रहे हों, या फिर अगर किसी वजह से अथॉरिटीज को इसकी सूचना नहीं मिल रही हो, तो रूल ऐसे केसेज में 10,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का फाइन लगा सकता है। डिफरेंट जो तिब्बतन मंगोलियन बुद्धिस्ट मोंग और कुछ निश्चित से समूह जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं, उनके लिए यह फाइन जो न्यूनतम है वह 50 रुपए है। रूल्स यह भी क्लैरिफाई करता है कि फाइन और पेनाल्टीज को कुछ केसेज में मानवीय आधार पर कुछ अपवाद का भी प्रावधान किया गया है। इन अपवादों के अंतर्गत उन्हें लिमिटेड प्रोटेक्शन दिया गया है यदि गलती अगर जो बोनाफाइड मिस्टेक अगर है तो। इस एक्ट के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अधिकार दिया गया है कि वह स्टेट और यूनियन टेरिटरी को अपना फंक्शन को डेलीगेट कर सकती है और